वेलकम टू बैंक फिनोमिक्स। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन ऑन अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सो फाइनेंस का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल पहला एक टॉपिक है अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसकी शुरुआत हमने कल की थी, राइट। सो हमने ये देखा था कि अगर बैंक से लोन आप नहीं लेना चाहते हो या तो बैंक आपको लोन देने से इनकार कर देती है, तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जिससे आप बोरोइंग कर सकते हो। कल के सेशन में मैंने आपको ये टाइप्स बताए जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें पहला ही टाइप हमने देखा था लीजिंग का। ओके, एंड फर्दर हमने लीजिंग के बारे में, लीजिंग का डेफिनेशन, लीजिंग के एलिमेंट्स, कितने पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है, ये देखा। एंड फर्दर हमने ये टाइप्स जो है इतने सारे जो है डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, then we further saw the differentiation between operating and financial lease. उसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट लीज, सेल एंड लीज बैक समझाया, एंड देन सिंगल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज, ये कोर टाइप्स मैंने आपको समझाया। तो एक कोर टाइप आपका और बचा है और कुछ और भी टाइप्स है जिनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड फर्दर एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ से हम डिस्कस करेंगे जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीजिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। एक टाइप जो है हमारा लेवरेज लीज, इसके साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सो लेवरेज, सो गाइस लेवरेज इस वर्ड का मीनिंग क्या है? जब ये लेवरेज वर्ड यूज किया जाता है तो जस्ट अज्यूम दैट देयर आर थ्री पार्टीज and the one party, okay, other than these two parties, lesser and lessee के अलावा जो तीसरी पार्टी होगी वो यहाँ पे होगी lender, okay, one who lends, okay, so it is nothing but leverage. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, नोट डाउन करिएगा गाइस, कि मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए को घर खरीदना है, he wants to buy a house, but ये घर लेने के लिए मिस्टर ए के पास फंड्स नहीं है। ओके, सो मिस्टर ए इज इन नीड ऑफ हाउस, इसको घर खरीदना है लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। तो अब मिस्टर ए क्या करता है? मिस्टर ए जो है बैंक से, ओके, बैंक से लोन लेता है। सो बैंक क्या करती है? मिस्टर ए को लोन दे देती है जिससे ये घर खरीद लेता है, एंड ये घर खरीदने के बाद ये इसी घर को जो है लीज पर दे देता है, राइट। कल जैसे हमने देखा लीज, ओके, एक रेंटल एग्रीमेंट की तरह लीज एग्रीमेंट होता है। तो मिस्टर ए क्या करता है? डायरेक्टली अपना घर लीज पे नहीं देता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था, तो उसने फंड्स को बोरो किया, बैंक से लोन लिया, एंड बैंक से लोन लेने के बाद उसी घर को जो है लीज पे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? मिस्टर ए यहाँ पे बन जाएगा लेजर, जैसे वो लीज पे देगा, सो मिस्टर ए जो है यहाँ पे लेजर बन जाएगा। अब इसने दिया होगा ये घर लीज पे मिस्टर बी को जो बनेगा लेजी, वन हु यूजेस द असेट। तो ये घर का को लीज पे लिया है मिस्टर बी ने, तो बी लेजी है, एंड बैंक ने क्या किया है? पैसा लोन पे दिया है, इसीलिए बैंक यहाँ पे क्या है? लेंडर है, वन हु हैज लेंड द फंड्स टू मिस्टर ए। तो यहाँ पे तीन पार्टी से ए, बी और बैंक। तो ए लेजर था, बी लेजी एंड बैंक लेंडर। तो अब इस अग्रीमेंट में बी ने लीज पे लिया हुआ घर, इसके बदले में बी को पेमेंट करना होगा लीज पेमेंट ए को। तो या तो वो डायरेक्ट ए को दे सकती है और ए अपना ईएमआई जो है बैंक में डिपॉजिट करवा सकता है, या तो मिस्टर ए कह सकता है बैंक मिस्टर बी को कि जो आपने मुझे लीज पेमेंट देना है वो आप सीधा जो है मेरे बैंक को दे दो, क्योंकि इसने भी तो लोन लिया है मिस्टर ए ने, उसको बैंक को ईएमआई देना होगा, राइट। सो ये कोई भी तरीके का अग्रीमेंट इन दोनों के बीच में डिसाइड हो सकता है कि लीज पेमेंट किसको किया जाएगा, बैंक को किया जाएगा या तो ए को किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस ये कहता है कि लेवरेज लीज में थ्री पार्टीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेसर, लेसी एंड योर लेंडर। So it is a type of lease which is used to acquire the high level capital cost of assets and equipment. चाहे वो कोई भी asset हो, लैंड हो, हाउस हो, या इक्विपमेंट हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो,
तो उसे अक्वायर करने के लिए, उसे खरीदने के लिए जब हमारे पास ह्यूज फंड्स नहीं है तो हम उससे लोन पे ले सकते हैं एंड उसी को हम लीज पे देके उससे कुछ कमाई कर सकते हैं। इस लीज में जो है तीनों पार्टीज थे, हमने देखा लेजर, लेंडर एंड दी लेसी। And under the leverage lease, the lessor acts as a equity participant, supplying a fraction of total cost of asset, while the lender supplies the major part. अब इसमें क्या हुआ था गाइस? देखो, अब इक्विटी यहाँ पे क्यों कहा गया? क्योंकि फंड्स, यहाँ पे इक्विटी का मतलब है फंड्स, यहाँ पे लेजर के पास फंड्स नहीं थे, तो वो जो इक्विटी है, वो जो फंड है, किसने सप्लाई किया? मेजर पोर्शन वो सप्लाई किया है बैंक ने, लेंडर ने। इसीलिए लेजर acts as an equity participant, supplying a fraction of the total cost of asset, while the lender supplies the major part. ठीक है, यहाँ पे लेंडर ने सप्लाई किया है मेजर पार्ट एंड यहाँ पे लेजर जो है acts as an equity participant. इक्विटी जब आप खरीदते हो, शेयर आप खरीदते हो, तो यहाँ पे कोई शेयर का लेना देना नहीं है, बट इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आप ओनर बन जाते हो उस घर के, राइट? यू बिकम द ओनर, यू बाय द हाउस, राइट? सो दैट इज व्हाई यहाँ पे जो लेजर है मिस्टर ए एक्ट एज ए इक्विटी पार्टिसिपेंट, सप्लाइंग अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। कुछ पैसा उसने डाउन पेमेंट के फॉर्म में भरा होगा, तो कुछ पोर्शन, ओके, दैट इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, एंड मेजर पोर्शन जो है बैंक से लोन लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे लेंडर भी एक पार्टी आ जाती है। तो सिंपल सी बात है गाइस, तीनों पार्टीज यहाँ पे लेंडर, लेजर एंड लेसी, तीन पार्टीज यहाँ पे होते हैं। इस लीज को हम कहते हैं लेवरेज लीज। फाइन, तो इतने जो थे ये आपके कोर इंपॉर्टेंट टाइप्स है, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, देन वी हैव सीन ये सारे जो लीज हमने देखे, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, देन डायरेक्ट, सेल एंड लीज बैक, सिंगल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एंड लेवरेज। इन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट? एक क्वेश्चन डेफिनेटली जो है यहाँ से देखने मिल सकता है। अब इन्हीं के कुछ फैक्टर्स मिला के कुछ टर्मिनोलॉजीज बन गए हैं, जैसे कि कन्वेयंस, फुल एंड नॉन पे आउट, स्पेशलाइज्ड सर्विस लीज, नेट एंड नॉन नेट लीज, सेल्स एड लीज। अब इसमें कुछ अलग है नहीं, जो हमने ऑलरेडी टाइप्स पढ़े हैं उन्हीं के फीचर्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। सो कन्वेयंस टाइप लीज में क्या होता है? द लीज विल बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड विद अ क्लियर इंटेंशन ऑफ कन्वेइंग द ओनरशिप ऑफ द टाइटल ऑन द लीज। अगर आपने कल का सेशन देखा होगा, जिसने नहीं देखा है प्लीज डू वॉच द एंटायर सेशन। कल के सेशन में मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म लीज कौन सी लीज होती है? फाइनेंशियल लीज, ओके? लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल लीज होती है, और फाइनेंशियल लीज में मैंने आपको ये बताया था कि लीज पीरियड के बाद एक ऑप्शन जो है लेजी के पास होता है कि वो कुछ अमाउंट देकर ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर कर ले, मतलब उस असेट को ओन कर ले। तो ये ऐसी टाइप की लीज को कन्वेयंस टाइप कहा जाता है, जिसके अग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन्ड है कि लीज पीरियड के समाप्त होने पर ओनरशिप जो है लेजी की हो जाएगी। अगर क्लियर ओनरशिप टाइटल यहाँ पे कन्वे किया गया है तो वो है कन्वेयंस लीज। नेक्स्ट इज फुल पे आउट एंड नॉन पे आउट। फुल पे आउट, पूरा पैसा वसूल, किस चीज में हुआ था? कल के सेशन याद करना है आपको। कल के सेशन में हमने देखा था पूरा पैसा वसूल जब लीज लॉन्ग पीरियड के लिए थी। फाइनेंशियल लीज अगेन, एक फैक्ट्री को लेंड किया था 100 सालों के लिए लीज पे, 100 इयर्स पे, तो 100 इयर्स तक जितना भी लीज पेमेंट आ रहा था तो ऑलमोस्ट जो है आपका असेट का कॉस्ट रिकवर हो जाता है, इसीलिए उसको हमने फुल पे आउट कहा था। तो फाइनेंशियल लीज फुल पे आउट होते हैं, एंड नॉन पे आउट जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ऑपरेटिंग लीज जो हमने पढ़ा था, ओके? सो नॉन पे आउट जो था ऑपरेटिंग लीज जो शॉर्ट पीरियड के लिए थी। एग्जाम्पल ऑफ अ कार, 1 साल के लिए कार आप लीज पे दे रहे हो तो उससे पूरा पैसा तो वसूल नहीं होने वाला है, कार की जो कॉस्ट है, तो उसको हमने नॉन पे आउट लीज या सर्विस लीज भी कहा था। सो वही चीज है, बस नाम अलग है। ये जनरली न्यूज़पेपर्स में अगर टर्मिनोलॉजीज यूज हो जाता है तो भी we get confused with this. So as a result आपने कंफ्यूज नहीं होना है, उन्हीं के फैक्टर्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट,
स्पेशलाइज्ड सर्विस। अब इसमें क्या है, लेजर और द ओनर is a specialist of the asset which he is leasing out. He not only leases out but also gives specialized personal service to the lessor. Example, lessee. Example, electronic goods, automobiles, ACs. अब जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया सर्विस लीज का, उसको सर्विस लीज भी कहा गया, राइट। सर्विस लीज, ऑपरेटिंग लीज एक ही है। अब इसमें स्पेशलाइज्ड वर्ड लग गया, तो ऐसी लीज जिसमें लेजर जो है लीज के साथ साथ कुछ एडिशनल फैसिलिटीज दे रहा है। ओके, मान लो आप मेरा शॉप रेंट पे ले लो, आप मेरा शॉप लीज पे ले लो, उसके साथ साथ अंदर के जो भी ऑटोमोबाइल्स होंगे, स्पेयर पार्ट्स होंगे, फर्नीचर होगा, एसी होंगे, ओके, वो सारे लैपटॉप्स होंगे, वो भी आपको मैं साथ में लीज पे दे रहा हूँ। मतलब शॉप के अलावा, ओके, एक इंडस्ट्री के अलावा, एक फैक्ट्री के अलावा, एक एंटिटी के अलावा कुछ एडिशनल स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देना, वो होगा स्पेशलाइज्ड सर्विस लीज। नेट एंड नॉन नेट। अब नॉन नेट लीज में क्या होता है, लेजर इज इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड इंसिडेंटल एक्सपेंस, जहां पे लेजर रिस्पॉन्सिबल है। दिस हैपेंड इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के कंडीशन में लेजर हैज टू बेयर द रिस्क, द एब्सोल्यूट्स और द इंसिडेंटल एक्सपेंस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये लेजर बेयर कर रहा था। तो ऑपरेटिंग लीज वाज एन एग्जांपल ऑफ नॉन नेट लीज, whereas नेट लीज में लेजर इज नॉट कंसर्न्ड, लेजी हैज टू बेयर। ओके, जहां पे लेजर नहीं बेयर कर रहा है, लेजी बेयर करेगा, वो होगा फाइनेंशियल लीज, राइट। फाइनेंशियल लीज में नेट लीज आ जाता है, एंड ऑपरेटिंग लीज जहां पे लेजर बेयर कर रहा है, ओके, ऑपरेटिंग लीज इज नॉन नेट लीज। ओके, यू गो बैक एंड रेफर टू द सेशन। हमने ये पढ़ा था कि ऑपरेटिंग लीज में लेजर बेयर करता है एंड फाइनेंशियल लीज में लेजी बेयर करता है। तो यहाँ पे बस आपको सोच के आइडेंटिफाई करना है कि नॉन नेट और नेट कौन सा होगा। सो नॉन नेट ऑपरेटिंग हो जाता है एंड नेट जो है फाइनेंशियल हो जाता है। सेल्स एड। सो इसमें क्या है, लेजर एंटर्स इनटू टाई अप अरेंजमेंट विद द मैन्युफैक्चरर फॉर मार्केटिंग। ओके, अब लीज के साथ साथ मार्केटिंग का भी अग्रीमेंट हुआ है, सेल्स एड प्रोवाइड करने का, ओके, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करने का। कि हम मान लो एक कोचिंग क्लासेस आप किसी को लीज पे दे रहे हो, उसके साथ साथ पूरा मार्केटिंग भी आपको ही करना है। सो दैट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सेल्स एड लीज। ठीक है, सो ये थे गाइस आपके कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स। एंड अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 से 15 मार्क के पॉइंट पे। एंड डेफिनेटली आई गेस अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो वो डिस्क्रिप्टिव में यही होगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनी ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस। जितने भी हम पढ़ेंगे, ओके, जैसे हम लीजिंग पढ़ रहे हैं तो लीजिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेट यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने ही वाला है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें मैं आपको करवा रही हूँ। सो आई थिंक द सेशन इज वेरी हेल्पफुल। सो नाउ एडवांटेज, लीजिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला है बैलेंस्ड कैश आउटफ्लो। अब बैलेंस्ड कैश आउटफ्लो बिगेस्ट एडवांटेज है लीजिंग का, where the cash outflow or payment related to leasing are spread out over several years, hence saving the burden of one-time significant cash payments, and it helps a business to maintain a steady cash flow profile. अब imagine करो कि आपने जो है asset आपको खरीदना था, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए आपने वो लीज पर ले लिया, किसी से लीज कर लिया। आपको घर खरीदना था लेकिन आपने खरीदा नहीं क्योंकि आपके पास वन टाइम इन्वेस्ट करने इतने पैसे नहीं है, तो आपने वो लीज पे लिया। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, या तो खुद फैक्ट्री है, बिजनेस है, ये किसी से लीज पे लिया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, एक साथ पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ लीज पेमेंट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, बैलेंस रहेगा आपका कैश आउटफ्लो।
सो पूरा पैसा एक साथ लॉक नहीं हो रहा है खरीदने में, बल्कि इसे लीज पे लेने में ये फायदा है कि आपको धीरे धीरे लीज पेमेंट देना पड़ता है। तो जिसके वजह से कैश आउटफ्लो एक बिजनेस का, एक ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस रहता है। क्योंकि अगर आप कोई चीज खरीद लोगे तो अचानक से आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा, तो आपका पैसा वहां पे लॉक हो जाएगा एंड फर्दर आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको पैसा कम पड़ सकता है। इसीलिए अक्सर ऑर्गेनाइजेशन जो है मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्रीज ये लीज पर लेते हैं। क्वालिटी एसेट, while leasing an asset, the ownership of the asset still lies with the lessor, whereas the lessee just pays the rental expense. Given this agreement, it becomes possible for the business to invest in good quality assets which might look unaffordable or expensive otherwise. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चीज को खरीदा नहीं जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, सिर्फ आपको एक्सपेंस, रेंटल पेमेंट या तो आपको लीज पेमेंट करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास फिर फंड्स बचे हुए हैं जिसको वो कोई और क्वालिटी एसेट में इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। सो क्वालिटी एसेट्स के लिए यहाँ पे फंड्स अवेलेबल होता है क्योंकि कैश फ्लो आपका बैलेंस रहेगा। फर्दर जो अमाउंट आपके पास बचेगा उसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे अपना बिजनेस को और एक्सपांड कर सकते हो। इसीलिए जो चीज आपको अनअफोर्डेबल लगती है या एक्सपेंसिव लगती है, अब लीज पे लेने के कारण वो नहीं लगती है, क्योंकि आपको पेमेंट जो है स्टेप बाय स्टेप लीज पेमेंट के फॉर्म में करना है। नेक्स्ट, बेटर यूसेज ऑफ कैपिटल। ये जो कैपिटल जो ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सही से अलाइन किया है लीज पर लेकर मशीनरीज को, इक्विपमेंट्स को, तो इससे क्या होगा, कैपिटल का यूज काफी अच्छा होगा, बेटर यूसेज होगा। सो कंपनी चूजेस टू लीज ओवर इन्वेस्ट। खरीदने से अच्छा, इन्वेस्ट करने से अच्छा, वन टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा कंपनी लीज को प्रेफर इसीलिए करती है, ओके, परचेस करने के अलावा। It releases capital for the business to fund the other capital needs or to save money for better capital investment decision. इसमें कंपनी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाती है कि अब जो पैसा उन्होंने सेव किया है उसको वो फर्दर कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, ओके। सो दैट गिव्स यू अ बेटर यूसेज ऑफ कैपिटल। टैक्स बेनिफिट, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप रेंटल एग्रीमेंट करते हो, लीज एग्रीमेंट करते हो, तो इससे आपका क्या है, इससे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये जो लीज पेमेंट है, these are treated as leasing expenses, okay, इसे leasing expenses treat किया जाता है and these are considered as operating expense and hence of interest and are tax deductible. While paying tax, these are deductible as per Income Tax Act. इस टैक्स बेनिफिट जो है यहाँ पे अगर आप लीज पेमेंट कर रहे हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ऑफ बैलेंस शीट डेट, ऑफ बैलेंस शीट डेट है। अब ये जो लीज पेमेंट है, लीज रेंटल है, ये लीज एक्सपेंस की तरह है एंड दे आर ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस। द ट्रीटमेंट ऑफ लीज इज डिफरेंट फ्रॉम डेट। डेट मतलब कर्ज, ओके, व्हाट यू ओ, जो आपको लौटाना है, लोन है, राइट। लोन एक डेट है, लेकिन क्या लीज पेमेंट एक लोन है, एक डेट है? नहीं, देना है, लेकिन ये एक लोन की तरह नहीं है, तो इसे हम बैलेंस शीट में डेट की तरह ट्रीट नहीं करते। दिस इज ट्रीटेड एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इसको ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसे ऑफ बैलेंस शीट डेट कहा है। डेट की तरह है, आपको हर महीने एनुअली, सेमी एनुअली देना होता है, लेकिन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ your liability or treated on the liability side of balance sheet. Rather, this is treated as an interest expense. Better planning, okay? फिर वही बात, सिर्फ आपको तरीका जो है आना चाहिए आपका आंसर राइटिंग का। सो बेटर प्लानिंग में आप ये डाल सकते हो कि जो लीज एक्सपेंस है वो हमेशा से कांस्टेंट रहते हैं। मैंने आपको ये बताया कि लेजर एंड लेजी के बीच में जो अग्रीमेंट हो रहा था वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए था, जिसमें लेजर ने लेजी से लीज पेमेंट लेना होता था पूरे पीरियड के लिए एंड दैट वाज कांस्टेंट। ऐसे नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण लीज पेमेंट भी बढ़ गया। अगर 1 साल का अग्रीमेंट है तो 1 साल का लीज पेमेंट सेम रहेगा, 2 साल का है तो 2 साल का सेम रहेगा। तो ये इन्फ्लेशन की वजह से अफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट।
सो एज अ रिजल्ट आप एक साल के लिए प्रॉपर प्लान कर सकते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉपर प्लानिंग कर सकता है कि लीजिंग के तहत उनको कितने लीज पेमेंट्स करने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। लो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल मतलब कोई भी एक लॉन्ग टर्म असेट खरीदने के लिए जो खर्चा किया जाता है, लॉन्ग टर्म असेट बाय करने के लिए, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स। अब इसमें अगर हम खरीदते हैं तो हमें ज्यादा पैसा लगेगा, राइट, एक बल्क में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। लेकिन लीज पे दे रहे हैं तो इतना खर्चा नहीं लग रहा है, सिर्फ लीज पेमेंट करना है, तो इसीलिए लो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक कंपनी जब उसे परचेज नहीं कर रही है, लीज पे ले रही है, तो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होने वाला खर्चा कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट उनके पास कैश फ्लो अवेलेबल होता है एंड वो अपने आप को डेफिसिट से बचा सकती है। नो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑब्सोलेंस का कोई रिस्क नहीं होता। अब देखो, आपने मशीनरी लीज पे ली है, ओके, तो एक मशीनरी की लाइफ मान लो 5 साल की है, ओके, 5 इयर्स की लाइफ है एंड ये मशीनरी आपने लीज पे ली है, तो 2 साल आपने यूज की एंड 2 साल के बाद ये मशीनरी आउटडेटेड हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है। तो अब अगर आपने ये मशीनरी खरीदी होती तो ऐसे टाइम पे आपकी इन्वेस्टमेंट के कारण आप उसे रिप्लेस नहीं कर पाते इतने जल्दी। लेकिन अगर आपने इसको लीज पे लिया है तो आप लीज पीरियड के बाद टर्मिनेट कर सकते हो, राइट। टर्मिनेशन राइट्स आपके पास है कि आप फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे, लीज पीरियड समाप्त हो गया तो आप दूसरे मशीनरी, अपडेटेड मशीनरी को लीज पे ले सकते हो। यस और नो? सो दैट इज व्हाई यहाँ पे ऑब्सोलेंस मतलब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाने के कारण अपने आप को लॉस से बचाया जा सकता है। ओके, सो नो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस इन केस ऑफ लीजिंग। टर्मिनेशन राइट, जैसे मैंने आपको बताया टर्मिनेट किया जा सकता है। अब इसमें 2 ऑप्शंस थे, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल में, राइट। फाइनेंशियल रिवोकेबल एंड ऑपरेटिंग रिवोकेबल था, कैंसिलेबल था। सो एट द एंड ऑफ लीजिंग पीरियड लीजी होल्ड्स अ राइट टू बाय द प्रॉपर्टी, राइट। फाइनेंशियल लीज में ये ऑप्शन था आपके पास कि लीज पीरियड समाप्त होने के बाद आपके पास राइट है कि आप जो है ओनरशिप ले सकते हो, ओके, आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, या तो हैज अ टर्मिनेशन ऑप्शन फॉर लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट, thus प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, या तो आप लीज को टर्मिनेट कर सकते हो, आपको ओनरशिप नहीं लेनी है तो आप ओनरशिप को यू डोंट ऑप्ट फॉर द ओनरशिप, आप क्या कर सकते हो, अपने राइट्स को टर्मिनेट कर सकते हो, मतलब लीज कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। सो दैट इज अबाउट टर्मिनेशन राइट। सो ये थे आपके एडवांटेजेस, बैलेंस्ड कैश आउटफ्लो, क्वालिटी असेट्स, बेटर यूसेज ऑफ कैपिटल, टैक्स बेनिफिट ऑफ बैलेंस शीट डेट, better planning, low capital expenditure, and no risk of obsolescence and termination rights. ये थे आपके advantages. Now let's have a look at disadvantage. अब disadvantage क्या है? पहला है lease expense. So ये जो treatment है lease payment का, it is treated as expense rather than as equity payment towards the asset. अब इसको हम disadvantage में कैसे लिख सकते हैं कि जो लीज पेमेंट आप कर रहे हो, राइट, जो लीज रेंटल आप भर रहे हो, ये तो एक एक्सपेंस की तरह है, ये एक खर्चे की तरह है, इससे आपका कोई ओनरशिप नहीं हो रहा है, मतलब आपके पास इक्विटी या शेयर नहीं आ रहा है। जैसे आप शेयर खरीदते हो तो आपकी हिस्सेदारी बन जाती है, राइट, यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, यू हैव अ स्टेक इन द कंपनी। तो ऐसे लीज पेमेंट करने के बदले में आपको ओनरशिप तो नहीं मिल रही है, सो इक्विटी नहीं आ रहा है, सिर्फ एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है। सो लीज एक एक्सपेंस है, राइट, सो दिस इज अ डिसएडवांटेज। लिमिटेड फाइनेंशियल बेनिफिट। अब if paying lease payment towards land, the business cannot benefit from an appreciation in the value of the land. Long-term lease agreement also remains a burden on the business as the agreement is locked
and the expenses for several years. In case when the use of an asset do not serve the requirement, after some year lease payment become a burden. अब जनरली क्या होता है, अगर बहुत लॉन्ग टर्म की लीज है, ओके, वो इररिवोकेबल होती है, कैंसलेबल नहीं होती, बीच में, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होता है कि अगर वो लैंड आपने लीज पे लिया है और उससे इतना आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कंडीशन पे वो पीरियड जो लीज पीरियड है वहां पे आपका जो पैसा है लॉक हो रहा है, राइट, उतने समय तक आपको लीज पेमेंट भरना ही है. दैट हैपेंस जनरली इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज जो इररिवोकेबल हो जाए. सो ऐसे कंडीशन में क्या है, बिजनेस कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द अप्रिसिएशन. अब लैंड एक ऐसा असेट है जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, ओके, घर हो गया, हाउस हो गया, प्रॉपर्टी हुई, लैंड हुई, इनकी वैल्यू जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है. तो अब आप ओनर तो हो नहीं इसमें, तो आपको बेनिफिट तो नहीं मिलेगा अप्रिसिएशन का. सो अप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलना ये एक लिमिटेड फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाता है. डेट, एडवांटेज में हमने देखा था कि ये ऑफ बैलेंस शीट डेट है, ओके, ऑफ बैलेंस शीट डेट है. बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी तो इससे नहीं काउंट करते हैं, लेकिन है तो एक डेट की तरह, ओके. सो इन disadvantage you can say that although lease doesn't appear on company's balance sheet, but the investors still consider them as long-term leases as debt and adjust the valuation of business to include leases. In case of financial lease, ओके, एक लंबे समय के लिए आपको लीज पेमेंट करते ही रहना है, तो वो एक डेट की तरह है. दो हमने उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी या डेट ट्रीट नहीं किया है, बट वो एक डेट ही है. सो दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस दिस. लिमिटेड एक्सेस टू अदर लोन्स. अदर लोन्स, अब इसमें क्या है, इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म लीज को डेट की तरह ट्रीट करते हैं, इट माइट बिकम डिफिकल्ट for a business to tap capital markets and raise further loans and other forms of debt from the market. अगर आपने लीज पे इक्विपमेंट्स, मशीनरीज ली है, तो अब आपके पास अदर ऑप्शंस के लिए क्या है, लिमिटेड एक्सेस है, अदर लोन्स के लिए लिमिटेड एक्सेस है, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज के कंडीशन में लिमिटेशन आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म या ऑपरेटिंग लीज में लिमिटेशंस नहीं आते, क्योंकि वो एक साल के बाद मान लो समाप्त हो जाती है, तो यू हैव अदर ऑप्शंस वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर फंड्स इन. बट लॉन्ग टर्म लीज में आपको उसमें टिके रहना है, आपको तब तक लीज पेमेंट करना है, तो आपके जो ऑप्शंस है अदर इन्वेस्टमेंट्स में कम हो जाते हैं. सो लिमिटेड एक्सेस टू अदर लोन्स. प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी एग्रीमेंट हो, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन होगा. तो ओवरऑल यहाँ पे लीज अग्रीमेंट में एंटर करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, ओके, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है, प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है असेट का, जिसके लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है. तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ये एक डिसएडवांटेज. नो ओनरशिप इन ऑपरेटिंग लीज. अब जैसे मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. फाइनेंशियल लीज में ऑप्शन अवेलेबल होता है कि लेजी जो है ओनरशिप ले सकता है. सो जो डिसएडवांटेज यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज का है कि इसमें लीगल टाइटल या ओनरशिप जो है लीज पीरियड के समाप्त होने पे ट्रांसफर नहीं होती, ओके. मेंटेनेंस ऑफ द असेट, जो मेंटेनेंस है, जो रिपेयर्स है, लेजी रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द असेट बीइंग लीज्ड, ओके. सो यहाँ पे लेजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है repairs maintenance की, okay. in case of financial lease you can express this. so maintenance के का जो खर्चा है वो एक बर्डन की तरह आ जाता है लेजी के ऊपर. so this is a disadvantage. so this were the advantages and disadvantages, and while answer writing you can just conclude your answer and this will add value to your answer, okay. तो step by step advantages, disadvantages point wise लिखेंगे and conclusion, राइट. सो इंट्रोडक्शन भी होगा जिसमें आप लीजिंग का डेफिनेशन एलिमेंट्स डाल सकते हो, देन आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड देन कंक्लूजन डाल सकते हो. सो कंक्लूजन में क्या है, लीज फाइनेंस appropriate है for individual or business which cannot raise money through means of finance like debt or term loans. जो इंडिविजुअल, जो कंपनी लोन नहीं लेना चाहती या लोन के जरिए पैसा नहीं उठा पाती है, या तो
डेट नहीं ले सकती है, बोरोइंग नहीं कर सकती है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है लीज फाइनेंस का। The business or lease cannot even arrange the down payment money to resident. The lease works best. Very simple, right? कि आपको लोन लेना है, आपको घर खरीदना है, आपको कार खरीदनी है, तो आपको डाउन पेमेंट का तो पैसा चाहिए, राइट? बाकी आप लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डाउन पेमेंट का भी पैसा नहीं है तो लीज फाइनेंस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. On the other hand, the lessor who wants to invest his money efficiently becomes the financier for the lessee and earns the interest. अब एक लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फायदेमंद है, क्योंकि अगर आपके पास किसी चीज की ओनरशिप है, लैंड की, प्रॉपर्टी की, घर की, राइट, तो उसको आप लीज पे देकर उससे आप पैसा कमा सकते हो, राइट. तो यहाँ पे लेजर के लिए क्या है, उसको एक इंटरेस्ट कमाने का मौका है. So you can conclude your answer by writing these things, right? So this was all about the advantages, the disadvantages of leasing. So we have covered this topic on leasing. Leasing पे leasing का definition, leasing के elements, leasing के types, leasing का advantage, disadvantage and the conclusion. Everything is covered in great detail. अगर आपको सेशन अच्छा लगा है गाइस, so please hit the like button. As I keep you motivated, you need to keep me motivated too, right? And do not forget to hit the bell icon also. All पे क्लिक करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी सेशन अपलोड हो जाएगा. So see you there guys. Thank you so much. Take care.